तो आज के सेशन में हमारा जो टॉपिक रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर में वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, ये सब आज के सेशन में हम करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू प्रिंस कॉमर्स जोन। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो इस टॉपिक में अब क्या क्या बचा है। हमने सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशो निकालना सीख लिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी सीख ली। तो अब अगर मैं बाकी जो इसके पार्ट्स बचे हैं उसकी बात करूं तो उसमें एक तो आ जाएगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में कि ये कैसे बनता है, जिसके बारे में हम आज ही बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड accumulated प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, उसके बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगी, है ना। और उसके बाद लास्ट में है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम वेटेज मतलब 6 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो इस पार्ट से आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि आना सब में से कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन वेटेज कम होगी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अगर कहीं से आएगा वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। खैर इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। आज तो हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यूएशन करना। अब दोबारा से वैल्यूएशन कब कब की जाती है, पहले उसके बारे में बात करें। तो क्या बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो सबसे पहले हम ये जान ले कि ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कब कब बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म में कुछ चेंजेस आती हैं, जब पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, वो चेंजेस किस वजह से आ सकती हैं। नंबर 1 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नंबर 2 एक नया पार्टनर आ गया तो हमारा जो पुराना जो पार्टनरशिप डीड थी वो खत्म हो जाएगी, नहीं बनेगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट भी यही होगा, एट द टाइम ऑफ डेथ भी यही होगा, या अगर दो फर्म्स मिलके अमलगामेट होती हैं, मिलके काम करती हैं, तब भी जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। तो ये सिचुएशंस हैं कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाते हैं। ये तो आ गया कि कब बनाते हैं। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है कि क्यों बनाते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन का मतलब होता है दोबारा से वैल्यूएशन करना। हम दोबारा से वैल्यूएशन किसकी करते हैं, दो चीजों की, एक एसेट्स और दूसरी है लायबिलिटीज। इन दो चीजों की दोबारा से वैल्यूएशन की जाती है। अगर मैं एडमिशन टॉपिक की बात करूं तो एडमिशन के समय जब एक नया पार्टनर आता है तो वो चाहता है कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, जब वो पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन कर रहा है उस समय की उनकी वैल्यू हो, ना कि कोई पुरानी वैल्यू। तो नया पार्टनर आने से पहले एक बार ये श्योर करना चाहता है कि इस फर्म को जिसको मैं ज्वाइन करने जा रहा हूं, इसके एसेट्स कितने हैं, इसके ऊपर लायबिलिटीज कितनी हैं। तो ये नया पार्टनर जानना चाहता है। तो उसके लिए क्या होता है, बैलेंस शीट तो है लेकिन हम दोबारा से इसकी रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि हमें जिस समय नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है पार्टनरशिप फर्म, उस समय के एसेट्स और लायबिलिटीज की एक्चुअल फिगर हमें पता चल सके। अच्छा, रिवैल्यूएशन होगी तो एक चीज तो पक्का है, एसेट्स के बारे में बात करें, या तो एसेट्स की वैल्यू बड़ी होगी या घटी होगी, या फिर हो सकता है कोई चेंजेस ना भी हो। लायबिलिटीज की बात करें, या तो लायबिलिटीज बड़ी होंगी या घटी होंगी, हो सकता है या उसमें कोई भी चेंज ना हो। कोई भी चेंज ना हो तो हमें रिकॉर्ड करना नहीं है। हमें रिकॉर्ड करनी है इंक्रीजेस या डिक्रीजेस बोथ इन एसेट्स एंड इन लायबिलिटीज। तो वो इंक्रीज और डिक्रीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन था कि कब बनाया जाता है, वो मैंने बता दिया कि जब भी हमारी पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म होकर एक नई डीड बनती है। उसके कई रीजन हो सकते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, तब जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और उसके बाद क्यों बनाया जाता है, क्योंकि जो भी पार्टनर अगर ज्वाइन करता है तो उसको उस समय के एसेट्स और लायबिलिटीज चाहिए जिस समय वो ज्वाइन कर रहा है। तो उस केस में एक्चुअल फिगर्स देखने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, कैसे बनाया जाता है। तो उसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा और इसकी जनरल भी बताऊंगा। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर हम बताएं तो प्रॉपर एक फॉर्मेट बनाते हैं। ठीक है, एक फॉर्मेट बना लेते हैं। तो मैं आपको यह बता दूं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है।
अब आप सबको पता है कि जो नॉमिनल अकाउंट होता है, जो नॉमिनल यहां पे लिख रहा हूं कि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो नॉमिनल अकाउंट में हम एक्सपेंस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स रिकॉर्ड करते हैं, ये आप सबको पता है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं, एक्सपेंस या लॉसेस, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, वो हम सारे कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में, क्योंकि रूल आप सबको पता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और जितने गेन्स होते हैं वो हम सारे लिखते हैं क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि रूल होता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम दो चीजों की बात करने वाले हैं, नंबर 1 एसेट्स और नंबर 2 लायबिलिटीज। उन एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज और डिक्रीज को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स की। तो सपोज करो अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है, जो उसकी बैलेंस शीट में फिगर दी गई है, जब हम उसको रिवैल्यूएट करते हैं तो हमें बाद में पता चलता है कि उस एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो गई, वो हमारे लिए गेन है या लॉस है? तो आप सबको पता है कि एसेट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो वो हमारे लिए लॉस है। और लॉसेस को हम कहां रिकॉर्ड करते हैं? मैंने कहा डेबिट साइड में। इसका मतलब हो गया कि अगर किसी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। आपको डिक्रीज इन एसेट नहीं लिखना है, आपको सिंपली यहां पे लिखने का तरीका ये होगा, जैसे मान लो किसी फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई है तो आप लिखोगे टू फर्नीचर, सिंपल इतना। जिस एसेट की वैल्यू कम हो गई उसका नाम लिख देना है। मशीनरी की वैल्यू कम हो गई, टू मशीनरी। तो मैं सिंपल यहां पे इस तरह से लिख रहा हूं, फिलहाल आपको याद रखने के लिए, कि आपको इजिली याद रहे। एसेट्स की डिक्रीज हम यहां रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड एसेट्स की डिक्रीज हमें समझ आ गया कि ये लॉस है, तो मैंने यहां पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ऑन द अदर हैंड अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो हम कहां लिखेंगे? तो इंक्रीज यानी गेन है, तो गेन हम कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम यहां पे लिखेंगे इंक्रीज इन एसेट। अब याद रखना, सिर्फ डिक्रीज और इंक्रीज को लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिक्रीज की बात करूं, सपोज करो कोई मशीनरी थी जिसकी बैलेंस शीट में, मशीनरी की बैलेंस शीट में वैल्यू दी गई है 50,000 और इसकी रिवैल्यूएट वैल्यू दी गई है, मशीनरी की रिवैल्यू जब हमने की तो इसकी वैल्यू हमें दिखी 40,000। हमें ना तो 50,000 रिकॉर्ड करना है ना ही 40,000 रिकॉर्ड करना है। इंक्रीज या डिक्रीज मैंने कहा, तो अगर इसकी बात करें तो कितनी डिक्रीज है? 10,000 की। तो वो 10,000 की डिक्रीज हमें यहां पे रिकॉर्ड करनी है। याद रखना, ना तो हम जो बैलेंस शीट में वैल्यू वो रिकॉर्ड करेंगे और ना उसकी रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। रिवाइज्ड वैल्यू और जो बैलेंस शीट की वैल्यू है उन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो रिवाइज वैल्यू अगर उसकी 40 है और बैलेंस शीट में 50,000 दी है, इसका मतलब वैल्यू डिक्रीज हुई है और जितनी डिक्रीज है हम उतनी ही रिकॉर्ड करेंगे, ये आप याद रखना। और सेम केस आप इंक्रीज पे भी लोगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज होगी आप वो रिकॉर्ड करोगे। चलिए, एसेट्स की बात हो गई, या तो इंक्रीज होंगे या तो डिक्रीज, अगर कोई चेंज नहीं है तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, वो तो मैंने बता दिया। अब आते हैं लायबिलिटीज पे। अब लायबिलिटी, कोई आपके ऊपर कर्ज था, सपोज करो कोई लायबिलिटी थी आपके ऊपर 10,000 की, अब वो बढ़ के हो गई मान लो 12,000 की। क्यों बढ़ी? इंटरेस्ट पड़ गया या कोई पेनल्टी लग गई लेट पेमेंट की या कुछ भी हो सकता है, तो लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो गई। तो जहां पर पहले आपने 10,000 रुपया देना था, अब आपको 12,000 रुपया देना पड़ रहा है, मतलब लायबिलिटी हो गई इंक्रीज। और अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, 10 का 12 देना पड़ेगा, तो मुझे ये बताओ कि आपके लिए वो लॉस है या गेन है? ऑफ कोर्स आप कहोगे सर 10 का 12 देना ये तो लॉस है। लॉस है तो लॉसेस कहां रिकॉर्ड करनी है? डेबिट साइड में। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, लायबिलिटी की इंक्रीज रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड मान लो कोई लायबिलिटी थी 10,000 की, आपने अर्ली पेमेंट की या किसी वजह से वो लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। अगर वो लायबिलिटी डिक्रीज हो गई तो आपके लिए लॉस है या गेन? आप बोलोगे सर कम पैसा देना पड़ेगा, लॉस का है का? वो तो गेन हो गया। गेन है तो गेन कहां रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में। तो यहां पर भी देखो, इंक्रीज की जगह लायबिलिटी के केस में अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो वो हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड हो गई। अब एक और चीज, कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज जो दी हैं वो तो हमें पता है, लेकिन हमें बाद में बैलेंस शीट जब क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, हमें बाद में पता चलता है कि कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई है, कोई ऐसी लायबिलिटी है जो हमने बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं की।
तो ऐसी कोई लायबिलिटी जिसको बैलेंस शीट के अंदर हमने रिकॉर्ड नहीं किया उसको हम कहते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज को अब हमें रिकॉर्ड करना है तो ये आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज कर देगी। और मैंने आपको बोला कि अगर आपकी लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो आपके लिए क्या है, एक लॉस है। और लॉस कहां लिखना है, डेबिट साइड में। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज भी आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे। इसी तरह कोई अनरिकॉर्डेड एसेट भी हो सकता है जिसका बैलेंस शीट के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को आप रिकॉर्ड करोगे तो अल्टीमेटली आपके एसेट्स बढ़ेंगे। और एसेट्स की इंक्रीज हम कहां लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर हम लिख देंगे अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है जी, बस भाई इतना ही करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। अब आपको टोटल करना। अब ये तो आपके लॉस की साइड है, ये गेन की साइड है, दोनों में से कोई भी साइड बड़ी हो सकती है। सपोज करो आपकी गेन वाली साइड बड़ी है, मैं मान के चलता हूं कि गेन वाली साइड आपकी बड़ी है और लॉस वाली छोटी है। सपोज करो ये सबका टोटल यहां पर बनता है 60,000, ठीक है। और ये आपका जो लॉस है वो उसका टोटल बनता है 40,000। तो आपका बड़ा कितना, गेन कितना हुआ 60 और लॉस कितना हुआ 40,000, फिर भी नेट गेन आपका 20,000 है। तो उसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम उसको बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में बांट देंगे। सपोज एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, इन दोनों में बांट देंगे। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये आप याद रखना कि जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा रिवैल्यूएशन पे वो ओल्ड पार्टनर्स को ही बिलोंग करेगा, क्योंकि वो नए पार्टनर के आने से पहले का है। तो नए पार्टनर के आने से पहले का कोई प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा, तो हम बांट देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड सपोज करो ये साइड बड़ी है, तो ये साइड बड़ी है तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगेन प्रॉफिट हो या लॉस बटना तो पार्टनर में ही है, तो हम उसको एक्स और वाई में या ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। अगेन बांटना तो हमें ओल्ड रेशो में ही पड़ेगा। तो इस तरह से आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है। तो बेसिकली जब हम इसके कंप्लीट क्वेश्चन पे आएंगे ना, उसमें 3 स्टेप होंगे। पहला आपने सीख लिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिर तीसरा बैलेंस शीट। सम टाइम हमें कैश अकाउंट भी बनाना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं। तो मेनली 3 है। कौन कौन सा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आपने सीखा, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके बाद आपको बनानी पड़ती है एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट। आई होप ये आपको क्लियर है। तो यहां पर ये बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है। तो जर्नल एंट्रीज पूछी जाएंगी तो जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, देखिए। अब अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, मैंने क्या कहा, एसेट्स और लायबिलिटीज में इंक्रीज डिक्रीज। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स, अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो आप सबको एक रूल तो पता होगा एसेट्स का। मॉडर्न अमेरिकन अप्रोच से बात करें, डेबिट इंक्रीज इन एसेट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट कर लेंगे, और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट कर लेंगे। तो यहां पर अगर कोई एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो डेबिट इंक्रीज इन एसेट, उस एसेट को हम डेबिट कर लेंगे। तो जो भी एसेट का नाम होगा आप वो नाम लिखोगे। तो मैं एसेट्स अकाउंट से काम चलाऊंगा। मशीनरी की वैल्यू बढ़ रही है, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर की है, फर्नीचर अकाउंट, लैंड की है, लैंड अकाउंट। तो जो भी एसेट की वैल्यू बढ़ेगी उस एसेट अकाउंट को डेबिट कर लोगे, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर दोगे आप क्रेडिट। क्योंकि जो भी गेन्स होते हैं आप कहां रिकॉर्ड करते हो, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। तो इंक्रीज इन एसेट के लिए ये एंट्री हो गई। फॉर डिक्रीज इन एसेट, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो ठीक इसका रिवर्स कर लो, उल्टा कर लो, डिक्रीज इन एसेट। एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, इसका मतलब हमें लॉस है। और लॉसेज जो हैं सारे मैंने आपको अभी बताया कि लॉसेज जितने भी हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर लेंगे डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम कर लेंगे डेबिट। और एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो तो मैंने अभी बताया था, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो हम एसेट अकाउंट को अब कर लेंगे क्रेडिट। आई होप ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं लायबिलिटीज पे। फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो आपके लिए लॉस है। और लॉसेस रिवैल्यूएशन अकाउंट की कौन सी साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं, मैंने बताया डेबिट साइड में। तो इस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम फिर से क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो आपको याद होगा लायबिलिटी का रूल कि लायबिलिटीज जब भी इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर कभी भी लायबिलिटी इंक्रीज हो तो उस लायबिलिटी को हम क्या कर लेंगे, हमेशा क्रेडिट कर लेंगे।
ठीक है, तो लायबिलिटी अकाउंट। लेकिन अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है, फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो ठीक इसका उलट बन जाएगा। ठीक है, उलट कैसे बन जाएगा? मैंने कहा लायबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, लायबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट। उस लायबिलिटी का नाम लिखेंगे लायबिलिटी अकाउंट टू, क्योंकि लायबिलिटी का डिक्रीज होना एक तरह का गेन है, और गेन कहां पे रिकॉर्ड किए जाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, अच्छा, अब हमने बात की थी अनरिकॉर्डेड एसेट्स की। अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी हमारे एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर हमें कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करना है तो एंट्री हमारी यही रहेगी जो इंक्रीज इन एसेट की है, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करने पर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी एंट्री यही रहेगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट पूरा लिख देते हैं इसमें, जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट टू, क्योंकि गेन है तो गेन रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी तरह फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के लिए क्या रूल बनेगा? अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो आपको पता है लॉस है, लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट टू अनरिकॉर्डेड, और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से हमें जो है गारंटीज भी बना डालनी है। तो बेसिकली आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कम पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जाए। आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा पूछा जाएगा कि पार्टनर्स का रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट, तो ये तीनों बनानी है। लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका ट्रांसफर होगा, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो जाएगा कहां? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यही गलत बना दिया तो जब आप इसको ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आपका गलत बनेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी जो कैपिटल निकलेगी वो आप सीखोगे आगे, वो आपकी बैलेंस शीट में बनेगी। यानी ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, किसी एक की गलती आगे आने वाले सबकी सब में वो गलती, जब आप उस गलती को रिकॉर्ड करोगे, इस गलत चीज को रिकॉर्ड करोगे तो वो चीज भी खराब हो जाएगी। तो अगर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट गलत बनाया तो आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बनेगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गलत बना तो आपकी बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। तो कोशिश करना है कि ये जो पार्ट है ये तो ठीक होना ही चाहिए आपका, क्योंकि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो तीनों चीजें गलत बनेंगी, तो आपको उतने अच्छे मार्क्स आपको नहीं मिलने वाले। तो इसको अच्छे से, क्योंकि इतना मुश्किल है भी नहीं, अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो, गारंटीज भी कर लो। एग्जाम में कई बार गारंटीज भी पूछी जाती है, गारंटीज भी कर लो और इसका फॉर्मेट भी अच्छे से कर लो। ये करने के बाद कल मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स या अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स, इन सब की ट्रीटमेंट बताऊंगा अपने कल के सेशन में। वो करने के बाद फिर हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने कहा था वो टॉपिक आप मिस नहीं करोगे। अगर आपने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आपको समझ आ गया तो 6 नंबर आपके पूरे पक्के हो गए, और अगर आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ गया तो समझ लो ये सारा जो पीछे था ये भी आपको समझ आ ही जाएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल समझने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, और इसको समझने के बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जब करेंगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं, मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकोमोडेटेड प्रॉफिट्स। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।